नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम 14 महीने में 5वीं बार तेलंगाना पहुंचे, कहा मोदी ने भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार कर दिया, इससे परिवारवादी बौखलाए हुए हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना पहुंचे और दोस्तों पिछले 14 महीनों में वे 5वीं बार यहां आए हैं और पीएम ने यहां सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो दोस्तों, यह तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन है और 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत लॉन्च की थी। तो दोस्तों, 11,300 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इसके बाद दोस्तों, प्रधानमंत्री ने यहाँ जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने पहले विकास योजनाओं का जिक्र किया, फिर इशारों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। तो दोस्तों, पीएम ने कहा कि परिवारवाद वाले हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार कर दिया है और इससे परिवारवादी ताकतें बौखला गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुखोई जेट में 30 मिनट की उड़ान, फाइटर जेट की को पायलट बनी प्रतिभा पाटिल के बाद ऐसा करने वाली दूसरी महिला प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में 30 मिनट की सॉर्टी की है। तो दोस्तों, सुखोई जेट ने सुबह 11:08 पर टेक ऑफ किया और 11:38 पर लैंड किया। वही दोस्तों, सुखोई में उड़ान भरने वाली वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई है और उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सिंह ने भी सुखोई में यह उड़ान भरी थी। तो दोस्तों, एयरफोर्स ने जानकारी दी है कि एयरक्राफ्ट को 106 स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया है और उड़ान से पहले उन्हें एयरक्राफ्ट और भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता के बारे में बताया गया। इसके बाद दोस्तों, मुर्मू से पहले देश की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2009 में सुखोई में उड़ान भरी थी और सुखोई में उड़ान भरकर प्रतिभा पाटिल ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। तो दोस्तों, पहला सुखोई में उड़ान भरने वाली किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति और दूसरा किसी देश की सबसे उम्रदराज महिला। इसके बाद दोस्तों, प्रतिभा पाटिल तब 74 साल की थी और उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 24 घंटे में कोरोना के 6,155 केस, 11 मौतें, लगातार दूसरे दिन 6,000 से ज्यादा मामले, XBB.1.16 वेरिएंट के दुनिया में फैलने की आशंका। तो दोस्तों, देश में शुक्रवार को कोरोना के 6,155 नए मामले सामने आए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि दोस्तों 3,253 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। वही दोस्तों, 3 दिन बाद नए केसेस में स्थिरता देखने को मिली है और गुरुवार को 6,050 केस सामने आए थे और इसके मुकाबले शुक्रवार को ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो दोस्तों, फिलहाल देश में 31,194 लोगों का इलाज चल रहा है। वही पॉजिटिविटी रेट 5.63% पहुंच गई है। तो दोस्तों, जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रखने वाली कमेटी इंसाकोस ने खुलासा किया है कि देश में रोजाना सामने आ रहे कोरोना के केसों में 38.2% केस XBB.1.16 ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से है और यह वेरिएंट XBB.1 वेरिएंट की तुलना में 1.27 गुना और XBB.1.5 वेरिएंट की तुलना में 1.17 गुना तेजी से इंसानों में फैल रहा है। और दोस्तों, इस वेरिएंट में कई तरह की एंटीसॉर्स एंटीबॉडीज के प्रतिरोधक क्षमता है। तो दोस्तों, आशंका जताई जा रही कि जल्द ही XBB.1.16 ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल जाएगा और 22 मार्च को यह वेरिएंट कई देशों में सामने आया था। तब से ही दोस्तों WHO इसकी निगरानी कर रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि देश में शुक्रवार को 6,155 नए कोरोना मरीज मिले और इनमें 4,294 केस सिर्फ 5 राज्यों में ही मिले हैं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनका आंकड़ा शुक्रवार को जारी किया था। तो दोस्तों, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में यह केसेस मिले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पवार बोले हिडनबर्ग केस में विपक्ष की जेपीसी की मांग बेकार, कांग्रेस ने कहा यह एनसीपी प्रमुख के अपने विचार, लेकिन 19 दल इस पर सहमत। तो दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अडानी हिडनबर्ग केस में विपक्ष की जेपीसी की मांग को बेकार बताया है और दोस्तों, एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में पवार ने कहा कि जेपीसी में सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत होता है और उससे सच्चाई सामने नहीं आ पाती और इस मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही सही विकल्प है। वही दोस्तों, उधर कांग्रेस ने शरद पवार के बयान से खुद को अलग कर लिया है और कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि यह उनके अपने
विचार हो सकते हैं, लेकिन 19 पार्टियां इस पर एक मत है कि मोदी से जुड़े अडानी ग्रुप का मुद्दा बहुत गंभीर है। तो दोस्तों जयराम रमेश ने कहा कि सभी 19 विपक्षी दल एकजुट है और कांग्रेस इनमें सबसे बड़ी पार्टी है और हम संविधान और लोकतंत्र को भाजपा के हमलों से बचाने के लिए एक साथ खड़े रहेंगे। वही दोस्तों हम भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी, विनाशकारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडे को हराने में एक साथ होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वाराणसी के होटल में तेज प्रताप का सामान बाहर निकाला, रात 1 बजे सड़कों पर भटकते रहे पर्यावरण मंत्री, पुलिस से की शिकायत। तो दोस्तों बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का सामान वाराणसी के एक होटल से बाहर निकाल दिया गया। तो दोस्तों शुक्रवार रात 1 बजे उनका सामान बिना जानकारी दिए होटल के रिसेप्शन पर रख दिया गया। उस दौरान दोस्तों तेज प्रताप अपने दोस्तों के साथ 80 घाट घूमने गए थे और जब वह होटल लौटे तो देखा कि सामान बाहर पड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों तेज प्रताप की निजी सहायक मिशाल सिन्हा ने सिगरा थाना पुलिस स्टेशन में इस मामले की लिखित शिकायत की है। तो दोस्तों तेज प्रताप यादव ने अपने निजी दौरे पर वाराणसी आए थे और होटल संचालक की इस करतूतों की सूचना पुलिस को दी गई है और यह घटना वाराणसी के सिगरा क्षेत्र के अर्केडिया होटल की है। तो दोस्तों होटल प्रबंधन का कहना है कि मंत्री जी के नाम से 205 और 206 नंबर कमरा बुक था और शुक्रवार दोपहर 12 बजे मंत्री जी को कमरा खाली करने का था, लेकिन उन्होंने कमरा खाली नहीं किया और उस कमरे की बुकिंग चेन्नई के एक गेस्ट ने ऑनलाइन कराई थी और वह होटल पहुंच चुका था। तो दोस्तों होटल प्रबंधन का यह भी कहना है कि हम मंत्री जी के स्टाफ के सामने ही उनका पूरा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा रहे थे। इस पर वो नाराज हो गए और दोनों कमरे छोड़कर गाड़ी में बैठ गए और मंत्री का कमरा आज सुबह तक उनके नाम से बुक था, लेकिन वो रात में ही चले गए और होटल प्रबंधन का कहना है कि मंत्री जी कंफ्यूज हो गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्लेन का इमरजेंसी गेट खोलने लगा, नशे में धुत यात्री, दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट की घटना, आरोपी पर 3 धाराओं में मामला दर्ज। तो दोस्तों शुक्रवार को दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो फ्लाइट के दौरान एक यात्री ने इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की है और दोस्तों यात्री नशे में धुत था और क्रू से भी दुर्व्यवहार कर रहा था। तो दोस्तों क्रू मेंबर्स ने फ्लाइट कैप्टन को सूचना दी और फ्लाइट के बेंगलुरु पहुंचने पर यात्री को CISF को सौंप दिया गया और दोस्तों उस पर 3 धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो दोस्तों इंडिगो की फ्लाइट 6E308 दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी और इसमें कानपुर का रहने वाला 40 साल का प्रतीक भी था और प्रतीक नशे में धुत था और यात्रा के दौरान उसने फ्लाइट का इमरजेंसी फ्लैप खोलने की कोशिश की। इसके बाद दोस्तों क्रू ने उसे रोका, लेकिन वह आक्रामक तरीके से व्यवहार करने लगा और बेंगलुरु में लैंडिंग के बाद उसे CIFS को सौंप दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाठग किरण पटेल को अहमदाबाद लाई क्राइम ब्रांच, जेट+ सिक्योरिटी के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में घुमा करता था किरण पटेल। तो दोस्तों महाठग किरण पटेल को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार देर रात अहमदाबाद पहुंची है और पटेल को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था, जहां उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश किया था। तो दोस्तों जिसे जांच में फर्जी पाया गया था और श्रीनगर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को पटेल को गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद दोस्तों क्राइम ब्रांच ने उसे सड़क मार्ग से अहमदाबाद ले गई थी। तो दोस्तों अहमदाबाद पुलिस ने किरण पटेल और उनकी पत्नी मालिनी के खिलाफ 22 मार्च को धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था और दोनों पर एक पूर्व मंत्री के बंगले पर कब्जा करने के आरोप है और दोनों ने मंत्री का बंगला रेनोवेशन कराने के नाम पर लिया था और इसके बाद फर्जी कागजात से उसे जब्त कर लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेमौसम बारिश से कम होगा देश में गेहूं उत्पादन, 10 से 20 लाख टन तक की कमी आ सकती है, FCI अधिकारी ने दी जानकारी। तो दोस्तों बेमौसम बारिश से इस साल देश में गेहूं उत्पादन में 10 से 20 लाख टन की कमी आ सकती है और दोस्तों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। इसी तहत दोस्तों अनुमान है कि आटा मिल मालिकों द्वारा कराया गया एक निजी अध्ययन में भी लगाया गया है। तो दोस्तों हालांकि सरकारी अधिकारी के अनुसार कुल उत्पादन पहले के अनुमान के अनुसार अभी भी 11 करोड़ 20 लाख टन तक रहेगा और सरकार ने फरवरी में जारी अनुमान में कहा था कि इस बार 11 करोड़ 20 लाख टन से अधिक गेहूं का उत्पादन होगा। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुबोध सिंह ने यह बताया कि निर्यात पर प्रतिबंध और उच्च वार्षिक उत्पादन के कारण इस वर्ष बाजार में गेहूं की कुल उपलब्धता पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 10 मिलियन टन अधिक थी। और दोस्तों उधर भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष अशोक मीणा ने कहा है कि सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी चल रही थी और अब तक लगभग 7 लाख टन खरीदी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज पसंद आ रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी न्यूज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते
लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सीएनजी में 8 और पीएनजी में 5 रुपए की कटौती, दो कंपनियों ने कम किए दाम, नई कीमतें रात 12 बजे से लागू। तो दोस्तों, देश में नेचुरल गैस की कीमत तय करने के लिए नए फॉर्मूले को मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनियों ने सीएनजी पीएनजी की कीमतों को घटाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, गैल इंडिया की सब्सिडियरी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 8.13 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमत में 5.06 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर की कमी कर दी है। वही दोस्तों, नई कीमतें 7 अप्रैल को रात 12 बजे से लागू की गई है और अब दिल्ली में सीएनजी 73.59 रुपए प्रति किलो और पीएनजी 47.59 रुपए प्रति यूनिट पर आ गया है। वही दोस्तों, मुंबई में सीएनजी 69 और दोस्तों पीएनजी 49 रुपए प्रति यूनिट बिक रही है। वही दोस्तों, पीएनजी के दाम में कटौती होने से 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते सोने चांदी में शानदार तेजी, सोना 1372 रुपए चढ़ा, चांदी 74,000 के पार निकली। तो दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली है। और वही दोस्तों, आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत में दोस्तों सोना 59,251 रुपए पर था, जो दोस्तों अब 8 अप्रैल को 60,623 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी दोस्तों, इस हफ्ते इसकी कीमत 1372 रुपए बढ़ी है। और इसी हफ्ते 5 अप्रैल को सोने ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था और तब 10 ग्राम सोने का दाम 60,977 रुपए पहुंच गया था। वही दोस्तों, आईबीजे की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते चांदी में 2,500 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों, इस हफ्ते इसकी शुरुआत में 71,173 रुपए पर थी, जो अब 74,164 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी दोस्तों, इसकी कीमत इस हफ्ते 2,991 रुपए बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में मार्च से अब तक 13 फुट बर्फबारी, केदारनाथ का 17 किमी रास्ता फिर से ढका, मैदानी राज्यों में नहीं होगा पानी की किल्लत। तो दोस्तों, उत्तराखंड में इस साल सर्दियों के महीनों में बर्फबारी लगभग नादारद रही है और दोस्तों, आशंकाओं के भंवर के बीच मार्च के मध्य के बाद अब तक लगभग दोस्तों 13 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। वही दोस्तों, मार्च की शुरुआत में यहाँ बर्फबारी का स्तर 7 फुट से बढ़कर अब 20 फुट हो गया है। तो दोस्तों, बर्फबारी से हिमालय के 3 प्रमुख ग्लेशियर गोमुख, अलकापुरी और पिंडर सहित लगभग 1,500 छोटे बड़े ग्लेशियर रिचार्ज हो गए हैं। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने संभावना जताई कि अभी अप्रैल के पहले पखवाड़े तक हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात होने की संभावना है और मई में भी इन इलाकों में हिमपात का दौर जारी रहेगा। वही दोस्तों, उत्तराखंड में ग्लेशियर के रिचार्ज होने से गंगा के मैदानी इलाकों में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में गर्मी के दौरान पेयजल और सिंचाई की किल्लत नहीं होगी और दोस्तों, इनकी संभावना भी जताई गई है। इसके बाद दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में सेब की बागबानी वाले क्षेत्रों में दिसंबर में बर्फबारी नहीं हुई और उद्यान विभाग ने पूर्व निदेशक AK श्रीवास्तव के अनुसार सेब को 1200 घंटे तक 60 डिग्री से कम की चिलिंग आवर्स नहीं मिले हैं। इससे दोस्तों, उत्तराखंड के सेब की मिठास पर असर पड़ा है और हरसिल में सेब के काश्तकार संदीप पवार ने बताया कि सेब के कई पेड़ भी मुरझा गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती है कि सुरपंखा लगती है, विजयवर्गीय ने कहा ढंग के कपड़े पहने, कांग्रेस बोली या महिलाओं के प्रति बीजेपी की धारणा। तो दोस्तों, लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती है कि बिल्कुल सुरपंखा लगती है, यह कहना है बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। तो दोस्तों, उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह लड़कियों को अच्छे और ढंग के कपड़े पहनने की नसीहत दे रहे हैं। वही दोस्तों, उन्होंने युवाओं में तेजी से बढ़ रहे नशे की लत पर भी गुस्सा जताया है। तो दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय का यह वीडियो बुधवार का है और वह इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित महावीर बाग में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय पहले भी इंदौर में युवाओं के नशे में लिप्त होने पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। वही दोस्तों, उन्होंने पिछले महीने पित पर्वत पर आयोजित हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर के सामने इस पर चिंता भी जताई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव, कांग्रेस भाजपा में पहले आपका दाव, दोनों को टक्कर वाली 50 सीटों पर बागियों का डर, नाम फाइनल करने बीजेपी की मीटिंग आज। तो दोस्तों, कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा और सत्ता में वापसी के ख्वाब देख रही कांग्रेस के बीच उम्मीदवारों के चयन को लेकर मनोवैज्ञानिक जंग छिड़ी है। तो दोस्तों, दोनों की एक सी समस्या है, टिकट के ढेरों दावेदार और टिकट नहीं मिलने पर उनकी बगावत का डर। ऐसे में दोस्तों, वह कांटे की टक्कर वाली कम से कम 50 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा ऐन मौके पर ही करने की रणनीति पर चल रही है। तो दोस्तों, राज्य में 10 मई को चुनाव है और 20 अप्रैल तक पर्चे भरे जाने हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस 166 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है और 58 सीटों पर उसने अपने पते अभी तक नहीं खोले हैं। वही दोस्तों, उसने अपने
ने 60 मौजूदा विधायकों को फिर से चुनाव मैदान में उतारकर बहुत हद तक बगावत को संभाले रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, म्यांमार के कोको द्वीप से भारत की जासूसी करेगा चीन, अंडमान से सिर्फ 60 किमी है दूरी, भारतीय मिसाइल परीक्षणों पर रख सकता है नजर। तो दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद के बीच अब म्यांमार भी सवालों के घेरे में आ गया है। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में भारत ने अंडमान द्वीप समूह से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर म्यांमार के कोको द्वीप पर चीनी गतिविधियों पर आपत्ति दर्ज कराई है। तो दोस्तों भारत ने दबाव बनाया है कि म्यांमार कोको द्वीप समूह पर चीनी गतिविधियों पर रोक लगाए। तो दोस्तों कोको द्वीप पर अब तक एयर स्ट्रिप और कुछ अन्य निर्माण कार्य भी हो चुके हैं, जहां चीनी जहाज कई बार देखे गए हैं। और दोस्तों सूत्रों का कहना है कि चीन यहां जासूसी उपकरण भी लगा रहा है। वही दोस्तों भारत ने म्यांमार को कई सैटेलाइट तस्वीरें भी साझा की है, जिसमें कोको पर जारी गतिविधियां नजर आ रही है। और वही म्यांमार की सैन्य तानाशाह सरकार ने कोको द्वीप समूह पर किसी भी तरह की चीन गतिविधियों से इनकार किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 40.82 करोड़ लोगों को मिला मुद्रा लोन, सरकार ने 23.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया, बिजनेस शुरू करने के लिए आप भी ले सकते हैं लोन। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार 40.82 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए लोन दिया है। वही दोस्तों वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार ने बीते 8 सालों में 40.82 करोड़ से ज्यादा लोगों को 23.2 लाख करोड़ रुपए की राशि बांटी है। तो दोस्तों सरकार द्वारा चलाई जा रही है मुद्रा योजना के तहत खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों 2015 में शुरू हुई इस योजना का मकसद रेहड़ी पटरी वाले से लेकर छोटे कारोबारी को बिना किसी गारंटी के लोन मुहैया करवाना है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मुद्रा योजना के तहत अपने बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को कुल 3 श्रेणियों में लोन दिया जाता है। पहली कैटेगरी है शिशु, जिसके तहत लोगों को 50,000 रुपए का लोन मिलता है। वही दोस्तों दूसरी कैटेगरी है किशोर, जिसके तहत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वही दोस्तों तीसरी कैटेगरी है तरुण, जिसके तहत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वही दोस्तों 8 सालों में कुल 40.82 करोड़ लोगों द्वारा दिए गए लोन में से 33.54 करोड़ लोग लोन शिशु कैटेगरी के हैं। वही दोस्तों किशोर कैटेगरी के तहत 5.89 करोड़ और तरुण के तहत 81 लाख लोगों को लोन दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल ने 5 पूर्व कांग्रेसियों को अडानी से जोड़ा, गुलाम सिंधिया एंटनी का जिक्र किया, कहा मैं हर कीमत चुकाने को तैयार। तो दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को अडानी के मुद्दे पर फिर सवाल उठाए हैं। और दोस्तों उन्होंने कहा कि सच्चाई छिपाते हैं इसलिए रोज भटकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए की बेनामी पैसे किसके हैं। तो दोस्तों राहुल ने इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व 5 नेताओं को भी अडानी से जोड़ा है। तो दोस्तों उन्होंने एक ट्विटर पर तस्वीर भी शेयर की है, इसमें 5 नेताओं के नाम का जिक्र है। इसमें दोस्तों अडानी ए अक्षर के साथ गुलाम नबी, डी अक्षर के साथ सिंधिया, ए अक्षर के साथ किरण और एन के साथ हिम्मत और आई के साथ अनिल लिखा गया है। वही दोस्तों उन्होंने कहा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनआईए ने 57 गैंगस्टरों आतंकियों का ब्यौरा मांगा, पंजाब सरकार को देनी होगी जानकारी, जांच के बाद कुर्क हो सकती है संपत्ति। तो दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब सरकार से 57 कथित गैंगस्टरों और आतंकवादियों की प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांगा है। इसमें दोस्तों एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़े आतंकियों के नाम भी शामिल किए हैं। तो दोस्तों गलत तरीके से कमाए होने की सूरत में सरकार जांच के बाद इन सभी की प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकती है। वही दोस्तों एनआईए लगातार आतंकियों और गैंगस्टरों ने मिलकर बनाए क्लस्टर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए दोस्तों एनआईए की तरफ से 2 एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, जिसमें दोस्तों विदेश में बैठे आतंकी लखबीर लंडा के अलावा लॉरेंस, जग्गू भगवानपुरिया, काला जठेरा, भूपी और आदि गैंगस्टरों के नाम भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा में 24 घंटे में 407 नए केस, दिल्ली से सटे जिलों में हाई अलर्ट, 1324 एक्टिव मरीज, 7.28% रिकॉर्ड हुआ पॉजिटिव रेट। तो दोस्तों हरियाणा में कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ रहा है और संक्रमण के बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली से सटे सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों प्रशासन को इन जिलों में गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। और दोस्तों इधर 24 घंटों में 407 लोगों से संक्रमण की पुष्टि मिली है। वही दोस्तों 1324 एक्टिव मरीज पहुंच गए हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि सूबे की पॉजिटिविटी दर 7.28% रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वालों को जवाब। अनुपम खेर की मां बोली, तुम्हारे जैसे 10 लोगों को पढ़ाएगा वो, पढ़ाई लिखाई नहीं दिमाग जरूरी है। तो दोस्तों, अनुपम खेर की मां दुलारी खेर ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वालों की क्लास लगाई है। तो दोस्तों, दुलारी ने कहा कि पीएम मोदी इतना काम कर रहे हैं, लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, दिमाग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वही दोस्तों, दुलारी ने उन लोगों को जवाब दिया है जो आजकल पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। वही दोस्तों, वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में वह अपनी मां दुलारी और भाई राजू खेर के साथ सुबह की चाय पर बैठे नजर आ रहे थे। और इस दौरान दोस्तों, सामने टीवी चल रहा था जिसमें पीएम मोदी की स्पीच चल रही थी। तभी दोस्तों, अनुपम खेर अपनी मां से कहते हैं कि मम्मी, आजकल लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। इसके जवाब में मां ने कहा कि जो करोड़ों लोगों को सिखा दे वो पढ़ा लिखा नहीं है क्या? तुम पढ़ा लो उसको, तुम जैसे 10 को पढ़ा देगा वो। आजकल पढ़े लिखों में दिमाग नहीं होता, इसलिए पढ़ाई नहीं दिमाग जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिम कार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं सिम कार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें। और दोस्तों, अगर आपका जवाब बताए सही और आप चुने जाते लकी विजेता के रूप में, तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।